समृद्ध हुई है जब हमने उसमें एक बहुत बड़ा साहित्य को देखा और समझा। उसी साहित्य में जो निधि थी, जो रत्न थे, जिनको खोजने के लिए सबसे पहले पाश्चात्य विद्वानों ने कार्य किया, और तब हमको पता चला कि संस्कृत भाषा तो बहुत ही समृद्ध और रत्नों को अपनी गोद में रखने वाली भाषा है। तो दो बात यहाँ पर होती है, एक तो संस्कृत भाषा और एक संस्कृत भाषा में निहित साहित्य। तो संस्कृत की जो भाषा है, यद्यपि उसके विषय में ये कहा जा सकता है कि वो वर्तमान में बोलचाल की या व्यवहार की भाषा नहीं है, लेकिन उसमें जो साहित्य लिखा गया है वो इतना अद्भुत साहित्य है कि उसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। यदि किसी ने उसको नहीं समझा या नहीं पहचाना तो वो इस बात को नहीं समझ सकता कि इसके बिना जीवन की कल्पना कैसे नहीं की जा सकती। लेकिन ये अकेला ऐसा विषय है, ये अकेली ऐसी भाषा है जिसमें प्रौद्योगिकी है, जिसमें चिकित्सा है, जिसमें आयुर्वेद है, जिसमें पर्यावरण है, जिसमें आनंद है, जिसमें मनोविज्ञान है, जिसमें सामाजिक विज्ञान है। इतने विषयों को समेटने वाला हमारे पास कोई भी एक सब्जेक्ट नहीं है जो हमको इतने विषय एक साथ पढ़ा दे। बात ये आई कि ये जो संपूर्ण विषय थे, ये जो संपूर्ण कंटेंट था, ये था संस्कृत भाषा में। तो कंटेंट को जानने के लिए हमको भाषा को जानना पड़ा। ये थोड़ी दुविधा की या कठिनाई की बात हुई स्कॉलर्स के लिए कि उस कंटेंट को समझने के लिए हमको संस्कृत भाषा को समझना पड़ेगा। अब यद्यपि संस्कृत भाषा कठिन भाषा नहीं है, लेकिन वो वैसे ही जिस प्रकार से प्रौद्योगिकी को या मैथ को पढ़ने के लिए कंटिन्यूटी चाहिए, नियमितता चाहिए, एक अभ्यास चाहिए निरंतर, वैसा ही ये भाषा मांगती है। और यदि कोई व्यक्ति उसको उसी प्रकार के समर्पण से पढ़े और समझे तो उसमें अथाह भंडार साहित्य का आपको मिलेगा। तो हम पहले ये बात कर लेते हैं कि संस्कृत भाषा के प्रति लोग आकर्षित क्यों हुए और संस्कृत भाषा में ऐसा क्या था जिसके लिए लोगों ने उस पर रिसर्च किए, लोगों ने उसकी समालोचना की। तो मैं आपको थोड़ा सा प्राचीनता में ले जाकर के समझाना चाहूँगा कि वैदिक काल से आज तक संस्कृत भाषा में जो भी साहित्य का निर्माण हुआ, उसी से हमारे भारतीय साहित्य का उदय होता है। और वो उदय हमारे संपूर्ण भाषा साहित्य को, संपूर्ण जितनी भी हमारे भारत की भाषाएं हैं, उनको प्रेरणा देता है। और ये विद्वानों ने भी स्वीकार किया। इसके विषय में मैक्स मुलर ने एक पुस्तक लिखी, इंडिया व्हाट कैन टीच अस। इसमें इन्होंने ये लिखा कि संपूर्ण संसार में ज्ञानियों और पंडितों का देश भारत ही है और एकमात्र ऐसा है जहाँ की विपुल ज्ञान संपदा हस्तलिखित पोथियों में सुरक्षित है। तो जब मैक्स मुलर ने यहाँ पर काम करना शुरू किया लगभग 1860 में, तब तक हम हिंदुस्तानियों ने संस्कृत भाषा की उस निधि को, भाषा को तो हम समझ रहे थे, लेकिन संस्कृत भाषा में जो लिखित साहित्य है उस साहित्य को हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए। साहित्य की वजह से, उसका जो रचना है, रचना समृद्धि की वजह से भाषा बहुत ज्यादा समृद्ध हुई और उस भाषा के प्रति लोगों का सम्मान बढ़ा। तो जैसे जैसे प्राच्य विद्या अनुसंधान के क्षेत्र भारतीय विद्वानों ने उस पर काम करना शुरू किया, तो उसमें अंग्रेजों ने भी अपना हस्तक्षेप किया और भारतवर्ष में एक उस समय एक नवीन चेतना जागृत हुई इस विषय में रिसर्च करने की। और अंग्रेजों ने, विदेशियों ने, जो विद्वान थे, उन्होंने 19वीं शताब्दी में संस्कृत साहित्य में जो लिखा गया था उस सब्जेक्ट पर, उस विषय पर उन्होंने रिसर्च करना प्रारंभ किया। सबसे पहले मैक्स मुलर ने 1860 में एंशिएंट इंडियन लिटरेचर एक बुक लिखी और उस बुक में उन्होंने क्लियर किया कि संस्कृत भाषा में जो लिटरेचर लिखा गया है वो किस कोटि का है और उसकी समाज के लिए ऑब्जेक्टिविटी क्या है। इसी क्रम में वेबर ने 1878 में इंडियन लिटरेचर लिखा। इसी क्रम में मैकडोनल्ड ने 1900 में हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, कीथ ने 1900 में क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर और विंटरनित्ज ने 1904 में संस्कृत साहित्य का इतिहास अर्थात हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर। ये इस प्रकार से ये 5 महानुभाव थे पाश्चात्य जगत के जिन्होंने संस्कृत में काम करना प्रारंभ किया। उससे पहले पैरेलल में जो थोड़ा बहुत काम हुआ संस्कृत पर ज्योतिष के आधार पर, वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था 1900 शताब्दी में। और उन्होंने बहुत बढ़िया
पुस्तक भी लिखी गीता की, जिसका नाम है गीता रहस्यम, और उसके 2 वॉल्यूम उन्होंने लिखे जो बहुत ही हमको जीने का एक तरीका बताते हैं। तो संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा का लिटरेचर या संस्कृत भाषा का साहित्य, इस प्रकार जब विदेशियों ने इस प्रकार से काम किया संस्कृत में कि इसमें अथाह निधि है और इसको संस्कृत जानकर ही आप नहीं समझ सकते। उन्होंने ये सिद्ध किया कि आप अंग्रेजी के माध्यम से, आप बंगाली के माध्यम से, आप जर्मन के माध्यम से, आप संस्कृत में जो लिटरेचर लिखा गया है, जो साहित्य लिखा गया है, उसको भलीभांति आप समझ सकते हो, और उसको समझ करके आप कितना समृद्ध अपने आप को या अपने राष्ट्र को कर सकते हो, ये अकल्पनीय है, इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। इसी प्रकार से इनका अनुसरण करते हुए फिर भारतीय विद्वानों ने, श्री कृष्ण माचार्यार, दासगुप्ता, वरदाचारी ने भी अंग्रेजी भाषा में साहित्य लिखे, क्योंकि उस समय अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही संस्कृत में रिसर्च किया जाने लगा। और बहुत सारे शोध करते हुए आचार्य बलदेव उपाध्याय ने और अग्रवाल पांडे, राम बिहारी लाल, और हिंदी भाषा में संस्कृत साहित्य का इतिहास, सबसे पहले हंसराज अग्रवाल ने 1951 में संस्कृत साहित्य का इतिहास। इस प्रकार से ये एक क्रम हमारा जो वैदिक काल का था, तो वैदिक काल का लिटरेचर एक विशेष प्रकार का था। उसके बाद में संस्कृत भाषा में जो लिखा गया महाकाव्य या ग्रंथ या उसका उपन्यास एक अलग कोटि के थे। लेकिन संस्कृत भाषा का जो रिसर्च हुआ, बेसिक जो रिसर्च का प्रारंभ हुआ, वो हमने 19वीं शताब्दी से प्रारंभ किया और 20वीं शताब्दी तक ये रिसर्च हमारे चलते रहे। भाषा को हमने साहित्य की समृद्धि के लिए समझने का प्रयास किया, और ये साहित्य कैसा है इसको उन्होंने अंग्रेजी भाषा के माध्यम से हमारे सामने रखा। और हिंदुस्तान के जो प्रख्यात विद्वान थे श्री कृष्ण माचार्य, इन्होंने भी अंग्रेजी भाषा के माध्यम से हमको संस्कृत का जो लिटरेचर है वो समझाने का प्रयास किया। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात ये स्पष्ट कर देता हूँ अनुरोध के साथ कि संस्कृत भाषा में जो साहित्य है हम उसकी बात करें, और उसकी बात करने से पहले अभी हम बात करेंगे फिर संस्कृत भाषा की। तो संस्कृत भाषा यदि समृद्ध नहीं होगी, यदि उसको लोग ज़्यादा अपनाएंगे नहीं, यदि लोग उसका अनुसरण नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे ये समस्या आ जाएगी कि हमको उसका जो लिटरेचर है वो भी आकर्षित नहीं कर पाएगा, वो भी हमको हमारी ओर खींच नहीं पाएगा, और हम विश्व की एक बहुत बड़ी साहित्य धरोहर से वंचित हो जाएंगे। देखिए, विकास के लिए हमको टेक्नोलॉजी जरूरी है, विकास के लिए हमको चिकित्सा भी जरूरी है जीने के लिए, लेकिन जब ये दोनों पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती, या जब कहीं हमारा इनका अंतिम छोर पे जाकर के हमको अवरुद्धता दिखाई देती है, तब हमको सामाजिक मनोविज्ञान रास्ता दिखाता है। और हम लोग रिसर्च करते हैं तो हम ये समझाते हैं कि सबसे जो टफेस्ट विषय है वो रॉकेट साइंस है, और यदि उसके बाद कोई दूसरा कठिन विषय आता है तो हम लोग मनोविज्ञान को मानते हैं। और मनोविज्ञान के जनक जो फ्रायड हैं उनको हमने ऐसे ही स्वीकार कर लिया, क्योंकि हमने संस्कृत भाषा को पूरी तरह से समझा ही नहीं था। और फ्रायड 1800 शताब्दी में हमारे पास आते हैं, और मनोविज्ञान के जो मूल जनक है वो हमारे पास श्री कृष्ण है, जिन्होंने गीता की रचना की। और गीता की रचना करने के बाद आज हम कितना ही विकास कर लें, चाहे हम प्रौद्योगिकी के स्तर पर कर लें, चाहे हम चिकित्सा के स्तर पर कर लें, चाहे हम अन्य किसी स्तर पर कर लें, लेकिन यदि आपका मनोविज्ञान ठीक से कार्य नहीं कर रहा है तो वो जो विकास आपने उस स्तर का किया है उसका लाभ नहीं होगा। उसका लाभ दिलाने के लिए आपको मनोविज्ञान को पढ़ना पड़ेगा। और यदि आपको मनोविज्ञान समझना है तो मेरा ये अनुरोध या निवेदन इस विषय में रहेगा कि हम फ्रायड से मनोविज्ञान को न समझ करके हम कृष्ण से मनोविज्ञान को समझें। और कृष्ण ने मनोविज्ञान के लिए सबसे बढ़िया पुस्तक गीता लिखी है, जो महाभारत का एक अंश है। और गीता के विषय में ये कहा गया है, यदि महाभारत से उसको निकाल लिया जाए तो महाभारत छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो गीता का जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है वो एक मनोविज्ञान ही है। तो संस्कृत के पास मनोविज्ञान है, संस्कृत के पास सामाजिक विज्ञान है। तो ये तो आ गई संस्कृत में जो निहित साहित्य था उसमें जो विशिष्ट धरोहर है। अब बात आती है संस्कृत भाषा की। तो संस्कृत भाषा एकदम पूरी तरीके से कंप्यूटर की सबसे मित्र भाषा के रूप में इसको माना गया है। अंग्रेजी में देखिए जो भी सेंटेंस बनेगा वो आपका कर्ता कर्म क्रिया जो संस्कृत हिंदी में बनता है वैसे ही बनता है।
लेकिन संस्कृत में क्या होता है कि अहम ग्रामम गच्छामि, मैं गांव जाता हूं। यहाँ पर अहम करता है, ग्रामम कर्म है और गच्छामि क्रिया है। अगर किसी भी भाषा में आप तीनों को इसी क्रम में नहीं रखोगे, किसी दूसरे क्रम में रखा, तो आपकी भाषा का अर्थ परिवर्तित हो जाएगा, जबकि संस्कृत में ऐसा नहीं है। ये विश्व की सारी भाषाओं से एक अलग महत्व रखती है, और इसमें अहम ग्रामम गच्छामि को आप गच्छामि अहम ग्रामम बोल दीजिए, ग्रामम अहम गच्छामि बोल दीजिए, तीनों को आगे पीछे करके कैसे भी रख दीजिए, इसका मीनिंग कभी चेंज नहीं होगा। तो ये कोडिंग की जो भाषा है, ये विश्व की सबसे महनीय और माननीय भाषा है। तो इस प्रकार हम बात करते हैं इसकी भाषा की। तो भाषा में यदि कोडिंग की जाए संस्कृत में, तो ये सबसे सरलतम भाषा होगी। इसका कभी भी रूप परिवर्तित नहीं होगा। आपने एक बार इसको डिकोड कर दिया तो ये हमेशा के लिए रहेगी। और एक रजनीश नाथ झा, एक प्रोफेसर है जेएनयू में, मुझे ऐसा लगता है कि वो फिजिक्स के बैकग्राउंड से हैं, और उसके बाद उन्होंने संस्कृत को पढ़ा और वो वहाँ पर रिसर्च करते हैं और करवाते हैं। तो उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, वो कहेंगे कि विश्व की किसी भी भाषा को, जैसे मान लीजिए अंग्रेजी से आपको चाइनीज में ट्रांसलेशन करना है, तो आप ट्रांसलेशन जब करोगे तो उसके भाव बदल जाएंगे। निश्चित रूप से वो भाव, जैसे हिंदी से मुझे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना है या अंग्रेजी से मुझे हिंदी में ट्रांसलेशन करना है, और यदि हम गूगल से ट्रांसलेट करें तो वो भाव पूरी तरीके से बदल जाएगा। कर्ता कर्म क्रिया बदलते ही वो भाव भी बदल जाता है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम संस्कृत में एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, मेरी बात हुई थी उनसे 2-3 साल पहले, तो शायद वो डेवलप कर भी चुके होंगे, कि किसी भी भाषा को ट्रांसलेट करिए आप संस्कृत से। जैसे मान लीजिए आपको चाइनीज से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, तो हिंदी से इंग्लिश में डायरेक्ट मत कीजिए, उस सॉफ्टवेयर में हिंदी से संस्कृत में जाइए और फिर संस्कृत से आप इंग्लिश में आइए, तो उसमें कोई भी परिवर्तन आपका नहीं होगा। और ये बहुत बड़ा उनका खुद का रिसर्च है, और वो जर्मन वगैरह में इस रिसर्च पर काम करके आए 2-3 साल जर्मन कंट्री में जाकर के। वो करें, बहुत बड़ी बात है। और ऐसा हम लोगों ने भी प्रयोग करवा करके यहाँ पर देखा राजस्थान में, कि वो भाषा आपकी परिवर्तित नहीं होती। तो विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी बोलचाल की भाषाएं हैं, उन भाषाओं को सबसे पहले आप संस्कृत में ट्रांसलेट कीजिए, और संस्कृत से फिर जिस भाषा में आप ले जाना चाहें उस भाषा में आप ले जा सकते हैं। उसका भाव परिवर्तित नहीं होगा, उसका मीनिंग परिवर्तित नहीं होगा। तो ये संस्कृत के पास एक अकेली विश्व की ऐसी भाषा है जिसके पास ये गॉड गिफ्ट है। और नासा में भी इसको स्वीकार किया गया है संस्कृत को, कंप्यूटर के लिए भी इसको सबसे उपयोगी भाषा मान लिया गया है। लेकिन अब समस्या ये आई कि संस्कृत भाषा को बोलने वालों की संख्या कम हुई है। तो संस्कृत भाषा को जो बोलने वालों की संख्या कम हुई है, उसके विषय में ये हुआ है कि संस्कृत भाषा के जो विद्वान थे, जो प्रतिष्ठित विद्वान थे, जो स्कॉलर थे, जो कवि थे, उन्होंने क्या किया कि संस्कृत भाषा का स्तर कहीं गिर ना जाए, क्योंकि एक साहित्यिक भाषा है, एक बोलचाल की भाषा जो थी वो भी एक संभ्रांत परिवार के लिए थी। जब हम संस्कृत के नाटकों को पढ़ेंगे, जैसे एक मृच्छकटिकम नाटक है जो 10वीं शताब्दी में लिखा था, तो साफ कहा था कि भाई संस्कृत जो एक संभ्रांत परिवार के लिए है, संभ्रांत एक परिवेश होगा, इसका एक वातावरण होगा, क्योंकि एक मेहनत मांगती है, तपस्या मांगती है, और दूसरे वर्ग के जो लोग होंगे वो प्राकृत और पाली भाषा में बात कर सकते हैं। तो एक तो जब ये चली थी तो इसकी एक ये एक मतलब एक परिभाषा थी, एक निश्चितता थी, एक बाध्यता थी कि एक संभ्रांत परिवार, एक कुलीन परिवार इसका बोलचाल की भाषा मानी जाएगी। और शुरू में जब इस पर लिटरेचर लिखा गया था तब तो ये भी कहा गया था कि कुलीन परिवार के लोगों का इसमें चित्रण किया जाएगा। तो ये जो दोनों चीजें थी, इसने संस्कृत को नुकसान पहुंचाया कि कुलीन परिवार के लिए जब उसी का चित्रण किया गया, उसी का व्यक्तित्व का वर्णन किया गया, तो सामान्य व्यक्ति से छूटता गया। दूसरी बात, जब उन्होंने कहा कि ये सामान्य बोलचाल की भाषा प्राकृत और पाली रहेगी, और इस प्रकार से संस्कृत जो है एक संभ्रांत परिवार के लिए रहेगी, संभ्रांत एक वर्ग के लिए रहेगी, तो इससे भी क्या है कि एक जो वर्ग था, एक वर्ग विशेष था, जो इससे धीरे धीरे छूटता हुआ चला गया। तो ये किसी की साजिश मैं नहीं मानता, हालांकि विद्वान लोग कहते हैं नहीं ये कोई साजिश रही होगी, नहीं ये कोई साजिश नहीं थी, ये एक समय की आवश्यकता थी कि इसकी जो उत्कृष्टता थी, इसका जो लिटरेरी जो शब्दकोश था उसको बचाना था। अब शब्दकोश के विषय में मैं आपको बात करता हूं, तो आप सभी जानते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को अंग्रेजी भाषा में बात करनी है, तो मेरा ये मानना है कि वो 1000 शब्द अपनी डिक्शनरी में, माइंड डिक्शनरी में रख करके अंग्रेजी भाषा में बात कर सकता है। उसी प्रकार से हिंदी के जो शब्दकोश लिखे गए हैं उनमें 60,000 शब्द सारे माने गए हैं, और
संस्कृत भाषा में यदि आप शब्दकोश की बात करें तो 66 करोड़ शब्द अभी तक इसके डिफाइन हो चुके हैं, और आप समझ नहीं सकते कितनी समृद्ध भाषा है। ये अकेली हिंदी को ही पैदा नहीं करने वाली, जर्मन भी इसके बहुत नजदीक है, विश्व की बहुत सारी भाषाएं इसके बहुत नजदीक हैं और वो इससे समृद्ध होती हैं। भारतीय भाषा परिवार में हम लोग पढ़ते हैं, भारत और यूरोप की जितनी भी भाषाएं थी उन्होंने उनको संस्कृत भाषा ने समृद्ध किया। उनको उनको परिवर्तन करना, उनको समय के अनुसार अनुकूलता में लाना संस्कृत भाषा ने सिखाया। तो संस्कृत भाषा का जो भारतीय परिवार है वो बहुत समृद्ध है और पूरे भारत और यूरोप में उसकी स्वीकार्यता है संस्कृत भाषा की। तो अब ये बात आती है कि संस्कृत भाषा जो प्राचीन काल में हमारे सामने थी, वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है। तो वर्तमान में जब हम बात करते हैं तो ये जो बीच में जो अंतर आया कि समृद्ध परिवार के लिए या समृद्ध परिवार के वर्णन के लिए ये भाषा एक वर्ग से छूटती रही और दूसरे वर्ग ने इसको समझने का इतना प्रयास नहीं किया। और जब समझने का प्रयास किया तो हमारा जो देश है, पूरा वातावरण है देश का, वो इस प्रकार से 11वीं शताब्दी से विदेशी आक्रांताओं ने हमारे लिटरेचर को नुकसान पहुंचाया और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया उन्होंने संस्कृत को। तो 10वीं शताब्दी तक मैंने आपको बात बताई, ये लगभग इससे पहले हम कभी भी चले जाएं वैदिक काल तक, तब तक की प्रक्रिया यही थी कि संस्कृत को समृद्ध बनाने के लिए उसकी भाषा से कंप्रोमाइज नहीं किया गया, उसकी भाषा को उत्कृष्ट रखा गया। उन्होंने कहा बोलचाल की भाषा दूसरी रखेंगे, साहित्य की भाषा दूसरी रखेंगे, एक अलग बात रही। लेकिन जब इस पर काम करना शुरू हुआ तब तक हमारा विदेशी आक्रांताओं ने हमारे लिटरेचर को, हमारी शिक्षा को परिवर्तित करने का कोशिश किया। और 11वीं शताब्दी मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद से लेकर के अंग्रेजों के जाने तक, हालांकि अंग्रेज जब जाने लगे तब उनको पता चला कि यहाँ पर संस्कृत एक निधि है और इससे उन्होंने काफ़ी सीखा और समझा, इसलिए उन्होंने रिसर्च करने की अनुमति दी। उससे पहले 1100 लेकर के 1800 तक को हमारा यहाँ पर शोध कार्य सारा बंद हो चुका था। तो उसने सबसे ज़्यादा संस्कृत भाषा को नुकसान पहुंचाया क्योंकि वो बोलचाल की बनने ही वाली थी, तभी हमारी स्थिति 1100 से लेकर के 18 सदी तक ये हुई। अब ये जो रिसर्च के कुछ मैंने भूमिका में आपको पॉइंट बताए जो पाश्चात्य विद्वानों ने किए और जो भारतीय विद्वानों ने 1951 तक किए, ये इन्होंने जो रिसर्च किया था इस संस्कृत भाषा से रिसर्च नहीं होकर के संस्कृत में जो कंटेंट था, संस्कृत का जो लिटरेचर था, उस लिटरेचर को इन्होंने क्या किया, लिपिबद्ध किया। और जो इधर उधर कहीं पोथी खानों में पड़ा हुआ था जिसका पब्लिकेशन नहीं हुआ, उस लिटरेचर को इन्होंने पब्लिकेशन में लाए और उससे अनायास ही ये हुआ कि संस्कृत भाषा के विषय में लोगों का आकर्षण बढ़ा। और फिर हमारी ये बात आई कि अब हम दो राह पर चल रहे हैं, एक आधुनिकता और एक परंपरा। तो परंपरा का प्रतीक तो संस्कृत थी भाषा और आधुनिकता का प्रतीक हमारी अंग्रेजी होने लगी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस बात को क्लियर करते हुए लिखा था कि परंपरा और आधुनिकता दोनों ही गतिशील प्रक्रियाएं हैं, दोनों में विरोध केवल यह है कि परंपरा यात्रा के बीच पड़ा हुआ अंतिम चरण, जबकि आधुनिकता आगे बढ़ा हुआ गतिशील कदम। तो मनुष्य ने जिन अनुभवों से अपने महनीय मूल्यों को उपलब्ध कराया, उन्होंने उन्हीं मूल्यों को नए संदर्भों में देखना आधुनिकता है। तो यहाँ पर आधुनिकता को हम बिना परंपरा के आगे नहीं बढ़ा सकते। परंपरा से हम वैल्यूज को लेते हैं और उन वैल्यूज की जब नए संदर्भों में हम व्याख्या करते हैं तो उस समय हम आधुनिक होते हैं। तो मूल्यों की जो बात करता है भाषा के स्तर पर या साहित्य के स्तर पर, तो मैं ये मानता हूं कि संस्कृत से अतिरिक्त कोई भी भाषा, कोई भी साहित्य ऐसा नहीं है जो केवल मूल्यों की बात करता हो, केवल मानवीय मूल्यों की बात करता हो, केवल सामाजिक मूल्यों की बात करता हो। तो हम वहां से सामाजिक मूल्यों को और मानवीय मूल्यों को लेकर के जब हम उनको नवीन संदर्भों में उनकी व्याख्या करते हैं तब हम आधुनिक होने लगते हैं। अब ये ध्यान देने वाली बात है, यदि आपने परंपरा से कुछ लिया नहीं तो आप आधुनिकता के रूप में जिस प्रकार से किसी भी भाषा को लेकर के खड़े होंगे तो भाषा एक बिना सहारे के खड़ी हुई होगी और उसका एक लंबा इतिहास नहीं बन पाएगा। तो संस्कृत को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से हमको चलना पड़ेगा कि ये जो भाषा है इसको किस प्रकार से वर्तमान में लिया जाए। अब एक बात और महत्वपूर्ण आ रही है कि हमने प्राचीन साहित्य की बात की जो संस्कृत का साहित्य था, और आधुनिक जो साहित्य है उसका क्या है। तो उसमें यह हुआ कि संस्कृत में एक बृहत्त्रयी की रचना हुई जिसमें विशाल 3 महाकाव्यों का नाम उल्लेख होता है। उन्होंने अपनी भाषा को बहुत उत्कृष्ट रखा। बाद में जब संस्कृत के विद्वानों ने संस्कृत में काम किया तो उन्होंने कहा यदि हम भाषा को उत्कृष्ट नहीं रखते, उसको इतना कठिन नहीं रखते, तो निश्चित रूप से हम उसको और ज्यादा जनसाधारण बना सकते थे।
तो उन्होंने दोनों बातों पर रिसर्च किया। जो 19वीं शताब्दी का जो संस्कृत कवि है, जो संस्कृत का जो चिंतन करने वाला व्यक्ति है, उसने ये निष्कर्ष निकाल लिया 19वीं और 20वीं शताब्दी में आते आते कि एक तो संस्कृत भाषा को सरल बनाना होगा, नंबर एक। नंबर दूसरा उन्होंने ये किया कि जो संस्कृत भाषा में लिटरेचर एक संभ्रांत परिवार को, एक कुलीन परिवार को लेकर के लिखा गया था, जिसमें एक राजा की कहानी लिखी गई थी, उसकी वीर गाथाएं लिखी गई थी, अब ऐसा नहीं लिखा जाएगा। अब क्या किया जाएगा कि संसार में जो भी सामान्य व्यक्ति है, उस सामान्य व्यक्ति को उसकी समस्या को आधार बना करके अब महाकाव्य लिखा जाएंगे। तो अब जो संस्कृत में एकांकी है, चाहे नाटक है, चाहे काव्य है, चाहे महाकाव्य है, वो कैसे लिखे जा रहे हैं? किसान की समस्या को लेकर लिखे जा रहे हैं। मेरे पास बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, जो मैं पहले कई व्याख्यान में ऐसा बता चुका हूँ। समय के अभाव कारण मैं सबका नामोल्लेख नहीं करना चाहूंगा, लेकिन किसान को लेकर के लिखा जा रहा है, राजनीतिक वातावरण को लेकर के लिखा जा रहा है कि आपका राजनीतिक वातावरण कैसे हुआ, राजनीतिक जो प्रजातंत्र में राजनीति कैसी थी और लोकतंत्र में राजनीति कैसी है, इसको लेकर के सैकड़ों महाकाव्य हमने लिख दिए। और वो हमको सिखाते हैं कि हमारी राजनीति में किस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए। एक राजस्थान के एक कवि हैं जिन्होंने राजलक्ष्मी सोमवरम लिखा है, जिसमें 1984 के लोकसभा चुनावों का साक्षात वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि कैसे लोकतंत्र की राजनीति परिवर्तित हुई है, जो कि परिवर्तित नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा वो दिशा निर्देश करते हैं। उसी में उन्होंने किसानों की दुर्दशा को बताया है, उसी में उन्होंने नारी की पीड़ा को बताया है, उसी में उन्होंने अनाथ की पीड़ाओं को बताया है। दहेज हत्या को लेकर के कुछ समय पहले तक हमारा पूरा समाज सजग था, तो संस्कृत का कभी भी उससे वंचित नहीं था। उसने दहेज हत्या को लेकर के कई सारे उसने महाकाव्य लिखे। आप यहाँ तक देखिए कि संस्कृत का कवि इतना सजग है कि अभी जो कोरोना काल चला है, उस कोरोना काल को लेकर के भी कोरोना पे 5-7 किताबें मैंने खुद ने देखी है कि वो पब्लिश हो चुकी है कि किस प्रकार से कोरोना से बचा जा सकता है, और किस प्रकार से कोरोना का स्वरूप हमारे यहाँ पर बना है, और किस प्रकार से कोरोना ने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हमको अवसाद में ला करके दिया, और जिससे हम लोग मृत्यु की ओर अग्रसर हुए। ये बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है। तो एक इसमें एक कृषक को लेकर के, श्रमिक को लेकर के, उपेक्षित वर्ग को लेकर के संस्कृत भाषा में उनको पात्र बनाया गया। और नारी के प्रति जो दृष्टिकोण हमारे भारत में है, तो एक अपराजिता करके एक नायिका है जो अपना घर छोड़ती है, तो कहती है अहम आत्मनो स्थिर धनम सहैव नीत्वा गच्छामि। वो कहते हैं तुम अपने घर से निकल जाओ, उसके सास ससुर कहते हैं। तो उसकी पात्र कहती है कि मैं घर तो चली जाऊंगी मेरे पिता के घर, लेकिन जितना मुझे स्थिर धन मिला है मैं उसको वापस लेकर के जाऊंगी। तो संस्कृत पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं या लिखने वाले जो लोग हैं, वो अब बिल्कुल ही इस चीज से सतर्क हैं कि वो निश्चित रूप से संस्कृत की वो बात लिखेंगे जो सामान्य व्यक्ति तक जाएगी। और अब अंतिम मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको ये बता दूं कि संस्कृत भाषा को यदि कोई वापस से जीवित रख सकता है तो वो एक पत्रकारिता है, क्योंकि पत्रकारिता में वो बल है, पत्रकारिता में वो ताकत है कि वो किसी भी भाषा को समृद्धि दे सकती है। हिंदी को भी उसी ने, संस्कृत पत्रकारिता ने, हम जब हमारा देश जब आजाद नहीं था तो उदंड मार्तंड जो पहला पत्र निकला, उसके माध्यम के बाद से लेकर के आज तक हम हिंदी को पत्रकारिता के माध्यम से बहुत ऊंचे पायदान पर ले गए। तो संस्कृत को भी मेरा ये मानना है, ये मैंने इस पर रिसर्च भी किया था और यूजीसी ने मुझे इस पर शोध सम्मान भी दिया है कि पत्रकारिता से हम माध्यम से हम इसका प्रचार प्रसार करें। बहुत ज़्यादा पत्रिकाओं को हम संस्कृत भाषा में चलाएं, बहुत सारे पेपर्स चल रहे हैं। सुधर्मा नामक एक पेपर है, वो प्रतिदिन प्रकाशित होता है, ऑनलाइन भी हमको उपलब्ध होता है। उसमें संस्कृत केवल कंटेंट की बात नहीं होती, उसमें सामाजिक वातावरण, सामाजिक परिवेश और सामाजिक घटनाओं की भी बातें होती है। और मैं जो बता रहा हूँ आपको कि संस्कृत को जिसने नुकसान पहुंचाया कि एक कठिन, एक संभ्रांत परिवार की भाषा रही, तो उस भाषा से नीचे उस भाषा को ला करके उसको व्यवहारिक भाषा बना करके जो पत्रकारिता में काम किया जा रहा है, जो पत्रकार लोग काम कर रहे हैं संस्कृत के, उससे वापस से इसको बल मिलेगा। और उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि संस्कृत पत्रकारिता के माध्यम से ये बोलचाल की भाषा भी है, ये केवल एक पूजा पाठ की, ये एक संभ्रांत वर्ग की बात करने की भाषा नहीं है। और एक और मैं इसमें अंतिम कड़ी आपको जोड़ना चाहूंगा कि प्राचीन काल में हम वापस चलें तो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, और उस अष्टाध्यायी में लगभग 3900 सूत्र हैं। और 3900 सूत्र अगर आप कभी उनको समझने का प्रयास करें तो आपका जो गणित है, पूरा मैथमेटिक्स है, वो पूरा सिस्टम उनका वैसे ही है, और वैसे ही उन्होंने पूरी व्याकरण को गढ़ा। और हमारा व्याकरण का, हिंदी और संस्कृत वाले समझते हैं
कि कारक पढ़ेंगे तो हम कारक ही पढ़ेंगे, संधियां पढ़ेंगे तो संधि पढ़ेंगे, लेकिन पाणिनि ने वहां पर ऐसा नहीं किया। उन्होंने जब हम कारक पढ़ रहे हैं तो उन्होंने संधियां भी पढ़ाई और अन्य संबंधित व्याकरण भी हमको एक साथ पढ़ाई। तो वो एक ऐसी उन्होंने हमको पूंजी दी जो संपूर्ण विश्व उसको मानता है। और वैज्ञानिक दृष्टि से जितनी समृद्ध पाणिनि की व्याकरण है, आज तक संस्कृत भाषा को उसने इतना समृद्ध, इतना गौरवान्वित किया है कि विश्व की सारी भाषाओं की व्याकरण उसके सामने नतमस्तक है। इस प्रकार आपने मुझे समय दिया तो मैंने अपने विचार आपके समक्ष रखे। रोपड़ आईआईटी संस्थान के डायरेक्टर साहब और इस व्याख्यान से जुड़े हुए सभी प्रतिभागी, शोधार्थी और विद्वज्जन, आप सभी को नमस्कार। और इस प्रकार से हम संस्कृत भाषा की प्राचीनता और उसकी वर्तमान प्रासंगिकता को हम समझ सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर महिमा आपके इस वक्तव्य के लिए। और अब हम एक या दो प्रश्न ले सकते हैं, अगर दर्शकों में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करके सीधे सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं। इसमें जरूरत नहीं है। आपका कोई भी प्रश्न हो, अगर तो आइस ब्रेकिंग मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ। तो आपने कहा डॉक्टर बैरवा कि हम सिगमंड फ्रॉयड के बजाय कृष्ण से मनोविज्ञान समझें और सीखें, लेकिन उसमें असुविधा मेरे जैसे लोगों के लिए ये है कि भाषा समझ में आती नहीं, इसलिए हम अनुवादक के जरिए उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। तो एक उदाहरण ये है कि जब ऋग्वेद में थोड़ा रुचि थी, तो उसको समझने के लिए जब मैंने उसमें कुछ एक शब्दों का अर्थ जानने का कोशिश किया अनुवादक के जरिए, तो ये पता चला कि जैसे निर्त्री एक देवी है जो डिसऑर्डर की देवी बताई गई है इंग्लिश ट्रांसलेटर्स, पर मुझे लगा कि उसमें ऋता है जो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, और निर्त्री है जो डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करती है। ये बहुत क्लोज लगता है इंट्रोपी के कॉन्सेप्ट से। थर्मोडायनामिक्स में एक इंट्रोपी का कॉन्सेप्ट है जो ऑर्डर डिसऑर्डर को बताता है, बिना ये बताए कि ऑर्डर अच्छी चीज है या बुरी चीज है, या डिसऑर्डर अच्छी चीज है या बुरी चीज है। जबकि अनुवादक के हिसाब से ये लगा कि निर्त्री कोई खराब देवी। ऐसे ही बहुत सारी चीजों का अनुवाद पढ़ने से अनुवाद करने वाले का जो वो है, जो वो कहना चाहता है वो समझ में आता है, पर असल अर्थ क्या है वो नहीं समझ पाते। तो आपको क्या लगता है हम कैसे जो है वो, अगर कृष्ण से मनोविज्ञान समझना है तो वो कैसे समझें, क्योंकि भाषा तो आती नहीं। हाँ सर, मैं इसमें ये बता दूं आपको कि संस्कृत भाषा को जितना भी हमने समझा है सर लिटरेचर के आधार पर, सबसे ज़्यादा जो वेदों पर भाष्य लिखे वो मैक्स मुलर और मैकडोनल्ड ने लिखे थे, और वो उनको संस्कृत नहीं आती थी सर, वो अंग्रेजी के विद्वान थे और उन्होंने इस प्रकार से काम किया और उनको हमने स्वीकार किया। और जब हम अंग्रेजों के ज़माने में थे, संस्कृत पर जब काम हो रहा था, तो ये जो मैंने आपको नाम बताया कृष्णमाचार्य, ये सब ऐसे स्कॉलर थे जिनको सिर्फ अंग्रेजी आती थी और संस्कृत में ये कुछ लिखने का प्रयास करते थे। अभी है नहीं एक विद्वान जिससे मैं पढ़ा हूँ, डॉक्टर गंगाधर भट्ट साहब थे राजस्थान के, वो अकेले ऐसे आदमी थे सर जिनको जितनी अच्छी संस्कृत आती थी उतनी अच्छी उनको अंग्रेजी आती थी। तो उन्होंने जब भी हमको अंग्रेजी के माध्यम से संस्कृत पढ़ाई तो हमको इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आई कि उसका मीनिंग चेंज हो गया। तो एक इसमें ये बात रखनी होगी कि जो संस्कृत का बहुत बड़ा स्कॉलर है उसको अंग्रेजी का भी इतना बड़ा स्कॉलर होना पड़ेगा, और वो यदि इस काम को करेगा तो आपको सर कभी दिक्कत नहीं आएगी। नंबर एक बात तो ये हुई। दूसरी बात सर ये है कि हिंदी चूंकि हमारे यहाँ की राजभाषा भी है और आप लोग हिंदी शैल से हो, तो मैं फ्रेंडली आप लोगों को महसूस कर रहा हूँ। तो मैं ये कहूँगा सर कि हिंदी में जितने भी ट्रांसलेशन किए हैं विद्वानों ने, जैसे मेघदूत है, और मेघदूत दुनिया का बहुत महनीय ग्रंथ और आनंद देने वाला ग्रंथ है। और जब हमको बहुत सारी चीज़ों से विकास जब हमको परेशान करता है, विकास की पराकाष्ठा जब हमको परेशान करता है, तो साहित्य हमको आनंद देना प्रारंभ करता है। तो साहित्य को तो हमको मानना पड़ेगा। मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, इसलिए उसकी खाता हूँ, उसकी बजाता हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि आप हिंदी की तरफ आइए, और हिंदी में जो उनकी टीकाएं लिखी है वो आपको कभी से भ्रमित नहीं करेंगे। तो मल्लीनाथ ने जो हिंदी की टीकाएं या संस्कृत से थोड़ी सी पास की हिंदी जो लिखी है उन्होंने, वो कभी भ्रमित नहीं करती।
ऐसे ही गीता में भी लिखा है लोगों ने। और गीता की जो संस्कृत ट्रांसलेशन है, तो अरविंद ने एक पुस्तक लिखी है गीता, ऐसे गीता निबंध, गीता अरविंद घोष ने। उसको आप पढ़ेंगे सर, आपको लगेगा कि ये बिल्कुल आपकी अपनी लिखी हुई मतलब संस्कृत है। तो मैं बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड करता हूँ कि आप इसको पढ़ें। और 2-3 किताबें हैं संस्कृत में पढ़ने के लिए बहुत अच्छी, जो कम समय रहने पर या ट्रांसलेट में पढ़ लो। तो मैं ये तो गीता बताता हूँ, एक हितोपदेश है और एक नीति शतकम है। ये आपको नीति की बातें बताती है कि आप किस प्रकार आप पॉलिसी मेकर हो सकते हो इंडिया में। वो सबके लिए बताती है कि आप राजा हो तो आपको क्या करना चाहिए, और प्रजा हो तो आपको क्या करना चाहिए। इसके बीच में सारी दुनिया है। तो ये ट्रांसलेशन सर डिपेंड करता है कि कैसा आदमी कर रहा है। आप सब समझते हो इस बात को कि 10 पुस्तकें प्रकाशित होती है या 10 रिसर्च होते हैं, तो उस क्वालिटी से अपन समझ सकते हैं। उसमें 2 ही महनीय होते हैं या सराहनीय होते हैं, बाकी 8 तो मात्र पेशन होता है। ये मेरा मानना है। धन्यवाद धन्यवाद। तो ठीक है बोलिए सर, आपने कहा कि संस्कृत के माध्यम से किसी भी भाषा का दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन किया जा सकता है, तो क्या संस्कृत के बिना हम किसी भाषा का दूसरे में ट्रांसलेशन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर, लेकिन उसका भाव बदल जाएगा। संस्कृत भाव बदलने नहीं देगी सर। आपके जो भी भाव है चाइनीज में, जर्मन में, आप उनको, वो सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ सर मैं, वो रजनीश नाथ झा सर हैं, फिजिक्स के बैकग्राउंड से, उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। उन्होंने हमको एक लेक्चर में ये बात बताई थी और ऐसा ट्रांसलेट करके भी उन्होंने बताया था। तो जब भी आप कोई सेंटेंस लिखेंगे, उस सेंटेंस को उस संस्कृत के सॉफ्टवेयर में जाएंगे, वो आप जिसमें कमांड देंगे संस्कृत में, संस्कृत को ट्रांसलेट करेगा। फिर संस्कृत जब बन गई उसकी, तो आप जब दूसरी भाषा में जाएंगे ना, तो वो वैसा ही उसका फीलिंग आएगा, उसको वो मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होगा उसका। तो उसके भाव चेंज। क्या ये सॉफ्टवेयर इंडिया में अपना है? हाँ सर, वो मिल जाएगा। मैं उनसे बात करके कभी प्रोवाइड करवा दूंगा। इन दोनों मेरी बात नहीं उनसे, तो वो है सर। मैंने 1-2 रिसर्च स्कॉलर को प्रोवाइड करवाया था, शायद वो गए भी है वहां पर। और एक मेरे विद्यार्थी अभी इसमें जुड़े हुए हैं, श्री राम बैरवा करके, वो उनसे मिलकर के भी आए हैं और वो कंप्यूटर पर और संस्कृत पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यही भाषा को लेकर के काम कर रहे हैं, कंप्यूटर की भाषा और संस्कृत जुड़ा हुआ हूं मैं। हाँ, वो जुड़े हुए हैं। ये मेरे अंडर में शोध कर रहे हैं इस पर। ओके, थैंक यू बैरवा जी। हाँ सर। और आप कोई प्रश्न, अभी का प्रश्न ले सकते हैं? ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो अब मैं स्वागत करता हूं हमारे संस्थान के मार्गदर्शक, जो कि विश्वविख्यात वैज्ञानिक हैं और हिंदी प्रकोष्ठ एवं राजभाषा विभाग के अध्यक्ष भी हैं, प्रोफेसर राजीव आहूजा जी, जो कि भाषा, हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा के प्रेमी हैं। उनसे निवेदन करता हूँ कि कृपया संस्थान एवं संस्थान के बाहर से आए हुए सभी लोगों को संबोधित करें एवं 2 शब्द हमारे साथ साझा करने की अनुकंपा करें। अभिषेक, धन्यवाद। एंड सबसे पहले तो मैं हमारे जो गेस्ट हैं आज, घनश्याम जी, उनका मैं IIT रोपड़ के तरफ से एक वेलकम करना चाहूँगा, सम्मान करना चाहूँगा कि उन्होंने ये हमारा इनविटेशन, जो हमारा ये निमंत्रण है, वो स्वीकार किया और यहाँ पे आके एक संस्कृत के बारे में एक लेक्चर जो दिया हमको, उससे हमारा ज्ञान और बढ़ा है संस्कृत के बारे में। क्योंकि हम तो हमेशा यही जानते हैं कि संस्कृत जो है द मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल लैंग्वेज, और संस्कृत को तो हम देव भाषा भी बोलते हैं, वेद भाषा बोलते हैं और जननी भाषा बोलते हैं। तो संस्कृत अपने आप में ही पूजनीय है। तो संस्कृत की पूजा करोगे तो आप सरस्वती की पूजा करोगे। इसको हम इस तरह से देखते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक तकनीकी संस्थान में ये संस्कृत, जैसे आपने बताया कि जो सबसे अच्छा एप्लीकेशन जो संस्कृत का है वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में है, और ये आपने एक नासा का जो एग्जाम्पल भी दिया वो 100% वो बिल्कुल सच है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम संस्कृत का उपयोग कंप्यूटर रिलेटेड, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं आजकल, तो उसमें सबसे ज़्यादा हम संस्कृत भाषा का उपयोग कर सकते हैं। और तकनीकी संस्थान होने की वजह से IIT, तो इसमें संस्कृत भाषा का महत्व और भी बढ़ जाता है कि जब आजकल जब हम बात करते हैं कि
ये युग जो है आईटी का युग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, तो उस समय जो संस्कृत का कितना बड़ा रोल हो सकता है हमको एक वर्ल्ड लीडर बनाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ विद्वान हैं जो उनको संस्कृत का अच्छा ज्ञान है, और जैसे आपने बोला कि अगर संस्कृत का अच्छा ज्ञान है, अगर किसी को इंग्लिश का भी अच्छा ज्ञान है, तो ये वो कहते हैं विन विन सिचुएशन जिसको बोल सकते हैं। ऐसा ही एक एग्जांपल एक्चुअली हमारे यहाँ एक लेक्चर भी हुआ था शायद, तो उन्होंने एमए संस्कृत में भी कर रखा था, एमए इंग्लिश में भी कर रखा था, तो वो पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में कार्यरत थे। तो आपने जैसे बोला कि अगर हमें संस्कृत का विकास करना है, तो अगर हमारा अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान है तो हम संस्कृत को एक विश्व भाषा बना सकते हैं। तो संस्कृत को विश्व भाषा बनाना है, ये एक आल्सो हमको एक प्रण करना चाहिए, उसके लिए काम करना है। और अभी हमने देखा है कि अभी बनारस एयरपोर्ट पे अब जो अनाउंसमेंट होता है वो संस्कृत में भी होता है, संस्कृत में। तो ये एक अच्छा कदम है कि जिसमें संस्कृत को एक बढ़ावा मिल रहा है, कि जब संस्कृत में जब एक अनाउंसमेंट होगा तो लोग संस्कृत में ज्ञान बढ़ेगा, कुछ वो नए शब्द सीखेंगे जो अनाउंसमेंट के थ्रू भी वो सीख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि संस्कृत को हमको एक ऐसी भाषा बनाना है जो केवल साहित्य में ही ना सिमट के रह जाए, एक तकनीकी प्रौद्योगिकी की जो शिक्षा की बात करते हैं उसका एक मेन करिकुलम होना चाहिए संस्कृत तकनीकी एजुकेशन का जो और उसके साथ ही हम अपने जो हमारा जो अतीत इतिहास रहा है टेक्नोलॉजी के बारे में और ज्ञान के बारे में, जब हम बात करते हैं कि हम तो विश्व गुरु थे, हमको फिर विश्व गुरु बना है, तो संस्कृत का जो होगा इसमें एक अहम योगदान होगा हमको विश्व गुरु बनाने में। तो इसी के साथ मैं अपना मेरे जो शब्द मैं यही अपना विराम लगाना चाहूँगा। तो मैं सभी दर्शकों का जो यहाँ पे जो इस लेक्चर को सुन रहे हैं, डॉक्टर घनश्याम बैरवा जी का सबको धन्यवाद देता हूँ यहाँ पे आने के लिए, और अपना व्यस्त जो आपका शेड्यूल है उसमें से थोड़ा टाइम निकाल के आपने आज ये 30-40 मिनट संस्कृत के नाम पे दिए हैं। आई थिंक दिस इज मीनिंग अ लॉट बिकॉज, और ये जो है संस्कृत को बढ़ावा देने की तरफ एक हमारा एक अहम कदम रहेगा। और हम चाहते हैं कि IIT रोपड़ में इस तरह के और भी व्याख्यान हों, और अगर आप डॉक्टर बैरवा जी अगर आपको फिजिकली आने का अगर मौका मिलता है तो आपका बहुत बहुत वेलकम है। अब आप हमारे इंस्टीट्यूट में आइए और हमारी संस्कृत सेवा के लिए तत्पर है सर, संस्कृत सेवा के लिए तत्पर है सर। और हमारे छात्रों के साथ आप इंटरेक्ट करिए। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे आपने उनका एग्जाम्पल दिया है, जैसे प्रोफेसर JNU में है कि वो फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, तो हम भी फिजिक्स वाले प्रोफेसर हैं। हाँ जी। तो हम चाहते हैं कि हाउ साइंस किस तरह से एक टेक्नोलॉजी में कैसा योगदान दे सकती है और एक लैंग्वेज में कैसा एक योगदान दे सकती है, उसके लिए हम सबको मिलकर करें। तो इसी के साथ मैं अपना विराम लगाऊंगा। धन्यवाद सब लोगों को यहाँ आने के लिए और अपना समय देने के लिए। धन्यवाद सर। और अब मैं स्वागत करता हूँ श्री BB करवल जी का, जो कि हमारे संस्थान में प्रमुख लेखा परीक्षा अधिकारी हैं एवं भाषा मुख्यतः हिंदी भाषा के प्रेमी हैं। वो 2 शब्द कहें और हमारे वक्ता एवं अन्य सभी को धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय प्रोफेसर राजीव आहूजा जी, निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, डॉक्टर घनश्याम बैरवा जी, एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभाग अध्यक्ष संस्कृत विभाग, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय श्री गंगानगर राजस्थान, और डॉक्टर अभिषेक तिवारी जी। श्रीमती अमृता प्रीतम हिंदी व्याख्यान माला के अंतर्गत
आज डॉक्टर घनश्याम बैरवा जी ने संस्कृत प्राचीन और प्रासंगिक विषय पर अपने विचार रखे। आपने बड़ी सरल भाषा के अंदर हमारी संस्कृति प्राचीन में कैसी थी और वर्तमान में कैसी है इसके बारे में बताया। आपने बताया कि संस्कृत भाषा जो है सभी विषयों को अपने अंदर संजोए हुए है। आपने ये भी बताया कि किस प्रकार लुप्त होती हुई संस्कृति को विदेशियों ने आगे बढ़ाने की कोशिश की। हम तो यही समझते रहे कि विदेशियों ने संस्कृति को खत्म किया, परंतु आज हमें यह भी पता चला कि विदेशियों ने संस्कृति को जो है आगे बढ़ाने के लिए भी काम किया। और इसके अलावा जैसे आपने बताया कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो जिस संस्कृत में मतलब उसको अगर हम ट्रांसलेट कर दें तो उसको आगे किसी भी भाषा में ट्रांसलेट किया जा सकता है। ये वर्ल्ड लीडर बनने की तरह की बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं नहीं समझता ऐसा कोई भी भाषा होगी जो मतलब प्रॉपरली किसी दूसरे को ट्रांसलेट कर सकती है। फिर आपने जो बताया पहले कुलीन परिवारों तक सीमित थी, राजा रानी की कहानियों तक सीमित थी, ये आज सब जानते हैं। ये आज तो संस्कृत जो है सब जगह विद्यमान है, हर क्षेत्र में विद्यमान है। और पढ़ाइयों में चली जाइए, हर सब्जेक्ट जो है संस्कृति के अंदर जो है वो लिखा पढ़ा जा रहा है। तो अब संस्कृति की जो पुरानी बात है वो नहीं रही, जो है आपने सारा कुछ बताया। तो इसके अलावा मैं एक बात जरूर कहूँगा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ में श्रीमती अमृता प्रीतम हिंदी व्याख्यानमाला का जो शुभ आरंभ है हमारे माननीय श्री राजीव आहूजा जी के संस्थान में कार्य ग्रहण करने के बाद ही शुरू हुआ था। इससे पहले यहाँ पे कोई व्याख्यानमाला नहीं चलता था। इसके अंतर्गत हमें विभिन्न प्रतिभाओं से मिलने और उनके कीमती विचार सुनने का अवसर प्राप्त होता है। ये उनकी बदौलत ही है। आदरणीय निदेशक महोदय के आने के बाद हिंदी, पंजाबी, संस्कृत तथा अन्य भाषाओं की प्रगति के लिए भी संस्थान में समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम जो है वो होते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि संस्कृति हो, हिंदी हो, स्थानीय भाषा हो, वो इनकी निदेशकता में बिल्कुल पूर्ण रूप से सुरक्षित है और वो प्रगति कर रही है। तो हम एक बार फिर डॉक्टर घनश्याम बैरवा जी का दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से कुछ कीमती समय निकालकर हमें कृतार्थ किया। हम निदेशक महोदय जी का भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हमें ये ऐसे कीमती अवसर जो है हमें प्रदान करते हैं। इसके अलावा हिंदी प्रकोष्ठ जिन्होंने ये कामयाब कार्यक्रम जो है उसका संचालन किया है, संयोग किया है, आयोजन किया है, उसके लिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और अंत में मैं एक बात जरूर कहूँगा कि एक नई शान से जीने की अदा मांगी है, एक नई शान से जीने की अदा मांगी है, प्यार मांगा है, मोहब्बत की अदा मांगी है। एक नई शान से जीने की अदा मांगी है, प्यार मांगा है, मोहब्बत की अदा मांगी है, मेरी जान से भी अजीज है मेरे प्यारे दोस्तों, आज भी मैंने तुम्हारे हक में दुआ मांगी है। धन्यवाद। धन्यवाद केवल जी, और धन्यवाद उन पंक्तियों के लिए। और मेरी आशा है कि संस्कृत सिर्फ अरिस्टोक्रेटिक भाषा न रहे। एक दिन आए जब हम संस्कृत में फिल्में देखें, गाने सुने, और संस्कृत सुनने के बाद हमें सिर्फ प्राचीनता का नहीं, आधुनिकता का भी एहसास हो। इसी के साथ सभी दर्शकों और हिंदी प्रकोष्ठ सेल में डॉक्टर गिरीश जी, डॉक्टर लघवीश जी और हमारे नराकाश से जुड़े हुए सभी बंधुओं से आग्रह है कि ये त्रैमासिक व्याख्यानमाला फिर से अगले त्रैमास में एक बार फिर होगी, आप सबको सूचित किया जाएगा। और आप लोगों से आग्रह है
कि आप लोग जुड़ते रहें ताकि हम इस तरीके की चर्चा कर सकें। चर्चा करने से भाषा और समृद्ध होती है। इसी के साथ आप सबका एक बार फिर धन्यवाद। अब हम इस कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा करते हैं। धन्यवाद सर।